प्यारे विद्यार्थियों, अवस्थी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आपका जो पिछली टेस्ट सीरीज थी वो टेस्ट सीरीज नंबर 10 थी और उसका मैथमेटिक्स का मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अपन को क्या है, इसमें आपको सत्य कथन आपको चुनना है। तो पहला है सभी अशांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। बेटा, अशांत जो दशमलव संख्या है अशांत, ये बेटा दो प्रकार की होती है। पहली बात होती है आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और बेटा ये दूसरी जो होती है वो अनावर्ती होती है, अनावर्ती। अब ये जो आपकी दशमलव संख्या होती है वो भी आपकी जो अशांत है वो बेटा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आवर्ती, और बेटा आवर्ती वाले को हम कहते हैं बेटा परिमेय संख्या, और अनावर्ती वाली को हम कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। अब आप मुझे बताइए, क्या यह कथन सत्य हुआ कि सभी अशांत दशमलव संख्या परिमेय नहीं होती है? तो बेटा जो अशांत आवर्ती है वो परिमेय होती है। तो ये कथन तो सत्य हुआ नहीं कि सभी अशांत, मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी अशांत दशमलव संख्या होती है इस दुनिया में अशांत होती है, वे सभी परिमेय नहीं होती। ऐसे बोल रहा है, सभी अशांत दशमलव संख्या परिमेय नहीं होती। क्लियर है? इसके कहने का मतलब यह है कि सभी अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। पर बेटा सभी अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय कैसे हो गई? कुछ तो परिमेय भी होती है। जो आवर्ती होती है वो कैसी होती है? परिमेय। तो ये कथन बेटा आपका गलत कथन हो गया। सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? क्या 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह कथन सत्य है? तो यह कथन बेटा असत्य हो गया। एक अभाज्य संख्या है, यह भी कथन आपका असत्य है, क्योंकि एक जो है वो न तो आपकी भाज्य है, एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो बेटा ये वाला भी कथन आपका असत्य हो गया। तो आपका सत्य कथन हो गया दूसरा वाला। मतलब इसमें बेटा नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं ना इन मैथमेटिक्स में, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको अच्छे ढंग समझना है। ये कह रहा है सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते। अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया परिमेय होते हैं, अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय होते हैं। और सभी अशांत दशमलव संख्या परिमेय नहीं होती, इसका जो मतलब है वो है अपरिमेय होती है। इन नेगेटिव वर्ड को हटा करके इनको पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट किया करो। ध्यान रखो इस चीज को, हमेशा नेगेटिव वर्ड को हटा करके पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट करो। मतलब सभी अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय होती है, इसका मतलब यह है। क्या यह एक सत्य है? तो बेटा यह असत्य कथन हो गया, क्योंकि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ये तो मैंने साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि समस्त इंटीजर्स, ऑल ओवर इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। जितने भी आपके परिमेय संख्याएं वे सभी आपकी क्या होती है बेटा? पूर्णांक होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं बेटा वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये सभी बेटा आपकी परिमेय होती है। तो ये कथन आपका क्या हो गया बेटा? सत्य कथन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या है? बेटा इस वाले का मान पूछ रहा है आपसे, इस x का मान। ठीक है, तो आप देखिएगा बेटा ये 80 है। ये दोनों आपकी जो रेखा है वो बेटा पैरेलल रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो ये आपका 80 डिग्री का हो गया, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो गया। इसको बोलेंगे बेटा हम संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। ठीक है, और आप देखो बेटा ये जो ट्राइंगल है पूरा वाला, इस ट्राइंगल का ये बेटा आपका बहिष्कोण है। और मैंने क्या बताया, बगल के छोड़ दे और बाकी के जोड़ दे
तो x प्लस 35 इक्वल टू आपका 80 डिग्री हो गया, x इक्वल टू हो गया 80 माइनस 35, x इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इस चीज को आप यहाँ पे चेक करो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ध्यान हो तो मैंने मुंह दिखाई पढ़ाई थी, मुंह दिखाई बराबर होती है 80 है तो ये भी 80 हो गया, और बगल के छोड़ दे और बाकी के जोड़ दे। तो राइट आंसर आपका जो इस क्वेश्चन का है बेटा वो आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को x रुपए में बेचना है, बेच जाती है यदि इसकी कीमत के 54/6/11 पर इसे बेचा जाता है तो 22% हानि होती है। जब उसे x रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बेटा आपको मैंने एक चीज बढ़िया और अच्छे ढंग से समझाई थी, जब भी कोई चीज आपकी प्रतिशत में है और आपकी बटे में है, सबसे पहले इसको चेंज करो। तो 54 को 11 से गुणा करोगे, 11 गुणा आप करोगे 50 तो 550 हो गया, 550 में आप 44 जोड़ोगे तो 500 आपका 94 हो गया, 6 जोड़ोगे 600 हो गया, तो 600/11% आपका ही आ गया। तो आपको ध्यान रखो ये 54/6/11 नहीं है, ये आपका 600/11% है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब भी बटे का मामला बन जाए, जब भी आपका बटे का मामला बन जाए तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता, केवल हमें हर बचाएगा। तो ऐसी संख्या मानो जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। और दूसरी समस्या क्या है कि यहां परसेंट भी है, तो जिसको मानो उसको ऐसी संख्या मानो, एक तो 11 हो, परसेंट का 100 हो, तो ऐसी संख्या मानो जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 100 का भी पूरा भाग चला जाए। तो आपको क्या करना है, x के बारे में बात करें तो x की जो वैल्यू है वो बेटा आप 1100 रुपए मानो, मान लिया। अब क्या कह रहा है, फिर उस पर क्या होता है बेटा, इसको 600/11% में बेचा जाता है। बेचा जाता है का मतलब हो गया बेटा एसपी। तो आपको 1100 का आपको निकालना है बेटा 600/11%, और प्रतिशत की अपन की 2 जीरो आएगी बेटा, 1100 से आपका 1100 कट गया और आपका एसपी आ गया बेटा 600 रुपए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य आपका। यहां पे जो आपकी हानि है, लॉस जो है वो आपका 22% का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाभ हानि के अंदर केवल और केवल 3 ही आइटम होते हैं, जो भी आइटम गायब वो भाग के उस आइटम को निकालो। विक्रय मूल्य हमारे पास है बेटा, हानि हमारे पास है, तो केवल एक ही आइटम गायब है जो आपका है बेटा क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम बोलते हैं बेटा सीपी। क्रय मूल्य किससे निकलता है बेटा, विक्रय मूल्य से निकलता है। तो विक्रय मूल्य तो अपन का 600 है। अब आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने खूब बताया, आपको 100 ऊपर आता है, 22% का लॉस है तो 22 घटा दो बेटा, ये 78 आ गया। ठीक है, आप ध्यान रखो 6 से काटो बेटा इसको, तो 13 का 78 होता है बेटा। तो अपन का ये हो गया क्रय मूल्य 10,000/13, ये अपन का क्रय मूल्य हो गया। अब यहां पे देखो बेटा कि जब इसे x रुपए पर ही बेचा जाए, मतलब ये सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है तूने बेच दिया होगा तो 600 में, पर अब मैं ये कह रहा हूं कि तुझे x में बेचना है, 1100 में बेचना है। मतलब क्रय मूल्य तो आपको यही रखना है, बट आपको विक्रय मूल्य आपको 1100 रखना है। और आपसे पूछ रहा है लाभ, तो लाभ क्या कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। इसका मतलब ये जो है वो अब आपका एसपी हो गया। अब ये जो एसपी था वो आपका पहले वाला था, पहले वाला था, ध्यान रखना। अब हमें इसमें बेचना है और अपन को क्या निकालना है बेटा, लाभ। और लाभ बराबर होता है बेटा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 10,000/13। तो बेटा जब मैं इसको घटाऊंगा तो 13 तो आपका नीचे अपना आएगा ही, और 2 जीरो अपन की है ये, 13 से गुणा करो तो 10 गुणा 13 130 होगा, 130 में 13 और ऐड करो 143, तो 14,300 इधर हो गया। और बेटा आपका जो है ये आपका 10,000 हो गया। अब मुझे बता लाभ जो है वो 4300/13 का हो गया, पर चूंकि हमसे पूछ रहा है बेटा प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अपना सूत्र क्या होता, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
4300 बटे 13 गुणा क्रयमूल्य कितना है बेटा 10,000 बटे 13 और इंटू कितना हो गया 100%। कुछ नहीं था, 13 से 13 आपका कट गया बेटा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, आपका बचा कितना बेटा 43 और आपका राइट आंसर हो गया बेटा 43%। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और हम अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान दो। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। आपको करना कुछ नहीं है। देखो बेटाओ, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे सवाल में आपका जैसे 558 है, 700 कितना है बेटा ये 63, और अगला है बेटा 349, प्रत्येक दशा में आपका 4 शेष बच रहा है, तो 4 इनमें से सब में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अपन का कितना बचा बेटा यहाँ पे 4, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, यहाँ पे बेटा आपका 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ पे बेटा 9 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 5, और 4 है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा 345। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनका अपन को क्या निकालना है बेटा HCF। क्या निकालना है HCF। तो आप देखो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन सब में भाग पूरा पूरा चला जाए। पहली बात तो बेटा 54 के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात बेटा 6 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आता। तीसरी बात बेटा 2 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आता। तो केवल और केवल 69 के पहाड़े में बेटा 5 आएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, क्लियर बेटा भाई। तो यहां पे आपको करना कुछ नहीं था, केवल और केवल एक टेक्निकल चीज यहां पे अपन ने पकड़ी थी, ज्यादा इसमें सवाल में करना ही नहीं था। यहां पे देखो बेटा 556, 763, 349 में भाग देने पर 4 शेष बचे। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, एक तरीका और देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक तो माइंड में आपके में ये बात आती है। ठीक है, अब दूसरी बात पे हम बात करते हैं, देखो कैसे, ध्यान दो। अब दूसरी बात आपके में आती है, जब भी सवाल में कभी भी कहे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आपको करना है इनको आपस में घटा देना है। ऐसे अपन के माइंड में दूसरी बात आएगी। ठीक है, तीसरी बात है बेटा आपको 763 में से 349 को घटाओ और 556 में से 349 को घटाओ। 13 में से 6 गया तो बेटा 7 आया, 5 में से 5 गया तो बेटा 0 आया, और 7 में से 5 गया तो बेटा आपका 2 आया। ठीक है, अब देखो इधर 13 में से 9 गया तो बेटा फिर आपका 4 आया। यहाँ पे देखो बेटा 5 में से 4 गया तो 1 आया, और यहाँ 7 में से 3 गया तो बेटा 4 आया। यहाँ पे 16 में से 9 गया तो बेटा यहाँ पे 7 आया। यहाँ पर रह गया बेटा, आप लोगों का ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो रह गया वो आपका कितना रह गया 4, 4 में से 4 गया 0 आया, यहाँ पे 207 आया। ठीक है, अब देखो इन तीनों का जो में से होगा बेटा वो 207 होगा। इसका मतलब जो भी कोई आंसर होगा वो ऐसा होगा जिसका 207 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो 69 का पूरा पूरा 207 में भाग जा रहा है। 9 को 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 207 आपका आ रहा है। तो केवल और केवल 69 अपन का आंसर यहाँ पे बन जाता है। जो मैंने पहले बताया था, दो तरीके से बताया, एक तो ये वाला तरीका बताया, इससे पिछली आप जो उसको स्किप करके चलोगे साइड में बैक में जाओगे तो पहले वाला तरीका भी आप लोग सही है। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, दोनों आंसर आपका सही है, दोनों तरीके से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बेटाओ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6वां। एक ठोस घन को सामान्य आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। घन के कुल सतह क्षेत्रफल का नए बने हुए 2 घनाभों के कुल सतह क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा। जैसे देखो बेटा, एक कोई घन है, उसकी भुजा होगी a। ठीक है, एक घन को सामान्य आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। जैसे आपका कोई एक घन है, इसे 3 में काटा गया, a a a 3 भाग करेंगे, ध्यान दो बेटा।
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से ध्यान दो इसमें। ये आपका घन है, इसकी भुजा ए है, इसको 3 बराबर भागों में काटो, 1 2। तो ए को 3 भागों में काटेंगे तो इसकी साइड जो होगी वो a/3 होगी, इसकी साइड जो होगी वो a/3 होगी, इसकी साइड जो होगी वो a/3 होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ठोस घन को सामान्य आयतन के 3 घनों में काटा जाता है। अब यहां पे आपको ए नहीं मानना। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीका बताया आपको कि आपको कुछ सोचना ही नहीं था, कि आपको पता है 3 घनों में काटना है तो भुजा का तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा। तो भुजा इतनी मानो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया। ये घन है, इसकी जो भुजा है वो बेटा आपने मान ली 3, पूरी टोटल 3 मान ली, और ये भी अपन की 3 थी। तो 1 सेंटीमीटर भुजा हो गया। अब जो ये 3 घन बनेंगे, ये जो घन बना है, घन से घनाभ, इस घनाभ की लंबाई तो बेटा 1 हो जाएगी, इसकी चौड़ाई जो है बेटा वो 3 ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई भी बेटा अपन की 3 ही रहेगी। अब क्या कह रहा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर 3 का वर्ग, ठीक है। इसका अनुपात निकालना है दो घनाभों के कुल सतह क्षेत्रफल का। तो मुझे बताओ, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ऐसे अपन के 2 घनाभ बने हैं। कितने बने हैं? 2 घनाभ, ठीक है, क्लियर। अब इसका एरिया निकालना है, 6 गुणा 3 का वर्ग 9 अनुपात 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3, ये 3 तिया 9 और ये 3, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो गया बेटा? 15, 12 और 3 15। तो अपन क्या करेंगे, 6 गुणा 9 अनुपात 15 चौके कितना हो गया? 60, 6 से बेटा ये 10 बार कट गया, तो राइट आंसर हो गया अपन का 9 अनुपात 10। तो ये तीसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो गया। ध्यान दो, कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है बेटा। इसमें क्या करना है आपको, एक आपको पता है 3 घनाभों में काटा गया है, तो इसका मतलब आपको जो घन की जो भुजा होगी उसको आपको 3 बराबर भागों में काटना पड़ेगा, और जब 3 का भाग देना है तो ऐसी संख्या मानो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मैंने इस घन की भुजा मान ली बेटा 3, और इसको 3 बराबर भागों में बांटा, 1 2 और 3। केवल और केवल जब इसको यूं काटेंगे तो बाकी सारे जो चौड़ाई बौड़ाई जो भी होगी वो आपकी बराबर, केवल एक ही पार्ट बदलेगा। इसकी जो लेंथ थी वो आपकी 1 हो गई, चौड़ाई अपन की वो 3 रहेगी, जो ऊंचाई अपन की जो है वो भी अपन की 3 ही रहेगी, केवल एक ही पार्ट चेंज होगा, ठीक है। तो इसका 9 अनुपात 10 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गणित क्लब में गणित शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए परामर्शदाता। क्लबों में केवल टीचर, जो गणित का शिक्षक होता है, वो केवल आपको परामर्शदाता के रूप में ही काम करेगा। अध्यक्ष उसमें हो नहीं सकता, बच्चों में से होगा, सचिव हो नहीं सकता, तो परामर्शदाता के रूप में आपका होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जियोजेब्रा है एक गणित की शाखा, ये तो ठीक है। गणित पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, हाँ ये जरूर है। एक गणित का शिक्षक है, बिल्कुल ठीक है। एक शिक्षक प्रतिमान, केवल गणित पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक उपकरण भी आपका है, ठीक है। अब देखो शायद इसमें 2 क्वेश्चन आपके, एक या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिस है, तो देखो इधर, हाँ जी, एक हो गया आपका, ध्यान दो, एक तो ये हो गया आपका, 2 ये हो गई, तीसरा ये हो गया, चौथा, हाँ तीसरा और चौथा एक जैसा ही है, और ये वाला मैंने करवा दिया, 5वां, 6वां हो गया, 7वां और 8वां। शायद आपके 2 क्वेश्चन इसमें से मिस है आप लोगों के, है ना, पीपीटी में से। और एक शायद मुझे ध्यान भी है आपका, एक उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एक आगमनात्मक से रिलेटेड है ना। छात्र को सामान्यीकरण करवाना, गणित में सामान्यीकरण कराना, तो ये किसका क्षेत्र है बेटा? गणित में सामान्यीकरण करवाने का क्षेत्र है वो आपका आगमनात्मक तर्क है। क्या है बेटा? आगमनात्मक तर्क।
आगमनात्मक तर्क। तो जो भी आपके पीपीटी में क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, परंतु यदि आप उसको अच्छे ढंग से, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना, इसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, पर इतना बड़ा नहीं है। आपको तो केवल और केवल किससे मान लेना, 11 से। ठीक है, जो भी आपको मानना है वो 11 से मानना, और फिर अपन सवाल को सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको सॉल्व भी करवाया, जिसका उत्तर आपका 43